वाई? बिकॉज इट्स नॉट कि यार मार्केट इम्पॉसिबल है, इट्स बिकॉज कि उनको राइट तरीका नहीं पता है। आधे लोगों को ये नहीं पता ऑप्शंस होता क्या है, क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका बेसिक फंडामेंटल्स एंड उनका लास्ट स्टेप, कैसे उनको ट्रेडिंग कर जाती है, कितनी स्ट्रेटजीज है, एवरीथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो ना, और अगर आपके बेसिक्स सही नहीं है तो आप कभी उस चीज़ में प्रो बन ही नहीं सकते। अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, क्यों इतने वोलेटाइल होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती ट्रेडर। मैं हूं सी कुशाग अग्रवाल और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ऑप्शन मास्टर क्लास फ्रॉम जीरो टू प्रो। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको ऑप्शंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका बेसिक फंडामेंटल्स एंड उनका लास्ट स्टेप, कैसे उनको ट्रेडिंग कर जाती है, कितनी स्ट्रेटजीज है, एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू एवरीथिंग आई विल टीच यू। बट मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे साथ बने रहना। और मैं एक लिख के कह सकता हूँ कि इस सीरीज के बाद आप लोग ये कहोगे कि यार ये पहले क्यों नहीं आया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना लोगों के साथ, कि लोग ऑप्शन स्टार्ट क्यों करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट ईजी मनी, दे वॉन्ट फास्ट मनी, उनको चाहिए जल्दी जल्दी पैसा बन जाए। बट क्या होता है, इन द एंड वो लूज करते हैं। वाई? बिकॉज इट्स नॉट कि यार मार्केट इम्पॉसिबल है, इट्स बिकॉज कि उनको राइट तरीका नहीं पता है। आधे लोगों को ये नहीं पता ऑप्शंस होता क्या है। उनको बस ये दिखता है यार एक कॉल है, 100 रुपये पे ले लो, एक्सपायरी के दिन 5 रुपये पे ले लो, 10 रुपये पे ले लो, ये डबल हो के निकाल दो। इस तरह से नहीं काम चलता। और इसी वजह से 90% लोग ऑप्शंस के अंदर पैसा लूज करते हैं। और जहां पर आप देखोगे FII, DII, प्रोस, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इससे ही पैसा बनाते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन नहीं है जो सिर्फ इक्विटी में पैसा ला के बैठा हो। दे यूज्ड ऑप्शंस और दे यूज फीचर फॉर एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, एज अ रिस्क डेरिवेटिव। एक्चुअली में अगर आप देखो तो डेरिवेटिव्स जो बनाया गया है ना, वो एक्चुअली में रिस्क मैनेज करने के लिए बनाया गया था। लोगों ने इसको एज अ स्पेकुलेटिव गेम स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूचर में ऑप्शंस का नींव की क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। शुरू की 2-3 क्लास आई गेस टोटल बेसिक पे रहेंगी, क्या ऑप्शंस होते हैं, फाउंडेशन पे रहेंगी। तो वो बहुत ज़रूरी है देखना, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो ना, और अगर आपके बेसिक्स सही नहीं है तो आप कभी उस चीज़ में प्रो बन ही नहीं सकते। अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। तो उसके लिए अगर आपको ऑप्शंस की वो स्ट्रेटजीज समझनी है जिससे एक्चुअली में FII, प्रोज वगैरह जो बड़े लोग हैं पैसा कमाते हैं, तो उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, क्यों इतने वोलेटाइल होते हैं, किस विक्स के अंदर ऑप्शंस के प्रीमियम किस तरह से होंगे, इवेंट डे में क्या होगा। एक बार नहीं 100 बार बताएंगे, बट इस बार मैं समझा के रहूंगा। एपिसोड 1, व्हाट आर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। डेरिवेटिव मार्केट्स को किसने बनाया, तो हम उसमें समझेंगे फ्यूचर क्या होता है, हम समझेंगे ऑप्शंस क्या होता है, एग्जिस्ट क्यों करते हैं वो, और क्यों ट्रेडर्स इतने पागल हैं, क्यों ट्रेडर्स इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्यों हर कोई चाहता है कि यार ऑप्शंस, मतलब इक्विटी का इतना क्रेज नहीं जितना ऑप्शंस का है, कि एक बार जो बंदा ऑप्शंस में घुस गया या तो वो सीधा बर्बाद होता है या वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। तो क्यों ट्रेडर्स और जितने भी सब लोग हैं वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है यार, कि पागल है ऑप्शंस के पीछे यार, कि किस तरह से समझे, किस तरह से उसके अंदर पैसा कमाए। अब सबसे पहले ना इस वर्ड डेरिवेटिव वर्ड जो इतना भारी सा वर्ड लगता है, इसको तोड़ते हैं, इसको समझते हैं कि यार ये डेरिवेटिव वर्ड से बना किससे है, इसका मतलब क्या होता है। तो डेरिवेटिव वर्ड को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज की वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड है, कि किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो किसी और चीज से डिराइव हो रही है, मतलब कि वो किसी और चीज पे निर्भर है। मतलब जैसे मान लो पेंसिल है, इसकी वैल्यू पेंसिल नहीं बता रही, इसकी वैल्यू ये चीज बता रही है। अगर ये इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, इसकी प्राइस नीचे जाएगी तो इसकी भी नीचे जाएगी। तो इस पेंसिल की जो वैल्यू है वो किसी और चीज के ऊपर निर्भर बन रही है, वो और किसी चीज के ऊपर डिराइव है, उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव। अब इसको मार्केट की भाषा में समझते हैं। तो मान लो ये निफ्टी है, तो अगर इसके ऊपर हमने एक डेरिवेटिव बनाया, मतलब कुछ भी ऐसा जिसकी जो वैल्यू है वो निफ्टी के थ्रू बन रही है, मतलब निफ्टी से डिराइव हो रही है, तो वो डेरिवेटिव है। तो इसलिए आप डेरिवेटिव किसी भी चीज का बना सकते हो। अभी आपने न्यूज सुनी होगी, एक खास तरह से एक न्यूज है ये, कि मुंबई में जितनी बारिश होगी उसके ऊपर डेरिवेटिव निकाल दिया, तो उसकी जो वैल्यू है किससे डिराइव हो रही है, कि मुंबई में कितनी बारिश हो रही है। तो ऐसा करा क्यों, जैसे कि जिससे क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वहाँ के, अगर वहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाती है तो फसल खराब हो जाएगी, बारिश बहुत कम होगी तो फसल उग नहीं पाएगी। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया कि यार इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, बारिश के ऊपर निकलेगी, बारिश ज्यादा हुई तो इसकी वैल्यू इस हिसाब से निकलेगी, बारिश कम हुई तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब उसको यूज कैसे कर सकता है ना, उसको फार्मर एज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है, कि यार मुझे क्या लग रहा है कि कि बारिश ज्यादा हो सकती है, तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को
बाय कर लूंगा कि अगर ज्यादा होगी तो मुझे पैसे बना देगा, मेरी फसल खराब होगी, इस तरह से। तो किसी भी चीज की वैल्यू डिराइव करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज करा जाता है। डेरिवेटिव में क्या होता है ना, आप उस एसिड को एक्चुअली में ओन नहीं करते, आप उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। अब समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है शेयर, फ्यूचर और ऑप्शंस में। देखो मैं एक एक चीज को इंडिविजुअल समझाऊंगा तो आपको पता है, शेयर्स भी आपको पता है, फ्यूचर्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया, आपको ऑप्शंस का भी आइडिया। अब डिफरेंस के साथ समझोगे ना तो आपको आइडिया ज्यादा अच्छा लगेगा। शेयर्स में आप क्या करते हो, आपके पास एक स्टॉक होता है और आप उसको ओन करते हो, आपके पास वो एक्चुअली में डीमेट में स्टॉक आता है तभी तो आप उसे बाय करते हो। एक्चुअली आप एक कंपनी का एक छोटा सा जितना आप शेयर बाय करोगे वो ओन करते हो, ऑन पेपर्स ओन करते हो, आपके पास असल में है। अगर आप कंपनी को आज खत्म कर दो तो कंपनी का जो पैसा बन के आएगा, निकल के आएगा, वो आपका हिस्सा होगा। अब फ्यूचर में क्या होगा ना, फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में तो आप कोई एसेट ओन नहीं करते, आप एक सिंपली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे होते हो। आप जब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में आओगे आपके पास ना कोई एसेट आएगा, फ्यूचर खत्म होने के बाद भी आपके पास कोई एसेट नहीं आएगा। मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए को क्या लग रहा है कि यार गोल्ड ऊपर जा सकता है, बी को क्या लग रहा है गोल्ड नीचे जा सकता है, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। मान लो 100 रुपए पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार 100 रुपए से जितना भी ऊपर जाएगा वो तुम मुझे दे दियो, और बी कह रहा है यार 100 रुपए से जितना भी नीचे जाएगा वो तुम मुझे दे दियो। तो ये हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद हम सेटल कर लेंगे कि यार कितना किसका बना, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑप्शंस तो भाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऑप्शंस में क्या होता है ना कि आप एक राइट खरीदते हो, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है उस राइट को निभाने की, आपके ऊपर है कि राइट आपको निभाना है कि नहीं। अब मतलब क्या हुआ, मैं किसी के पास गया, मैंने किसी को 10 रुपए दिए, मैंने उससे क्या वादा करवा लिया, मैंने कहा भाई तू ये 10 रुपए रख ले, लेकिन मैं तुझसे एक राइट खरीदना चाह रहा हूँ, मैं तुझसे एक वादा लेना चाह रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक जो है ना मैं कल को तेरे से 90 रुपए खरीद सकता हूँ। मतलब ये राइट खरीदता है। जब भी कोई बंदा ऑप्शन खरीदता है ना तो वो कोई ना कोई राइट खरीद रहा होता है, वो कोई ना कोई हक ले रहा होता है, वो कोई ना कोई वादा कर रहा होता है। ऑब्लिगेशन नहीं है आपके पास, आपने राइट खरीद लिया, कल को आपको मन है आप जाके कर लो, नहीं है मन तो मत करो। इसीलिए इसका मतलब ऑप्शन, इसका नाम ऑप्शन पड़ा है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको वो राइट एक्सरसाइज करना है कि नहीं। अब हम समझते हैं स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो स्टॉक में आपको ओनरशिप मिलती है, आप एक स्टॉक के मालिक बनते हो। फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होता, फ्यूचर में तो आप किसी से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। और ऑप्शंस में सिर्फ आप किसी से राइट खरीदते हो, आप किसी से वादा करवाते हो कि यार मैं ये स्टॉक आपको इतने का बेच दूंगा या इतना का ले लूंगा, ठीक है। स्टॉक में दिक्कत क्या होती है कि लेवरेज नहीं मिलता। स्टॉक में तो अगर 100 रुपए का 100 रुपए का लेगा, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर हाई लेवरेज मिलता है। हाई लेवरेज मतलब कि यार अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो हम 10 रुपए रखेंगे और बाकी ट्रेड कर लेंगे। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर आपका मन है, आप कंट्रोल रिस्क कर सकते हो, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो। वो सारा हम आगे समझेंगे कि कैसे करता है। इसी चीज को आपको समझना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ऑप्शन से खिलाड़ी बन जाओगे। एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल नो हाउ टू कंट्रोल द रिस्क इन ऑप्शंस। स्टॉक जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, किसी के लिए, लेकिन फ्यूचर्स में जनरली ट्रेडिंग होते हैं, या फिर आप उसको ऐसा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, वो भी मैं आगे समझाऊंगा किस तरह से। ऑप्शंस को हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग के लिए। जैसे लोग तो ऑप्शंस यूज करते हैं स्पेकुलेटिव के लिए, लेकिन मैं ऑप्शंस यूज करते हैं हम लोग कि किस तरह से आप पोजीशन को रिस्क मैनेज करें। अगर आपकी कोई फ्यूचर में पोजीशन है तो कैसे ऑप्शंस को यूज करके वो रिस्क कम कर दो, या स्टॉक्स है तो कैसे आप ऑप्शन से मंथली रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। अब ऑप्शन कितने तरह के होते हैं। ऑप्शन हमेशा दो ही तरह के होते हैं, कॉल एंड पुट। अब इन दोनों में क्या है, अगर इन दोनों के भाई बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना, मैं इसे ढंग से समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे, लेकिन समझ के जाना, 2 बार सुनना 3 बार सुनना, लेकिन समझ के जाना। तो कॉल क्या होता है, तो कॉल में हम लोग राइट खरीदते हैं। तो ये जो मैं अभी समझा रहा हूं ये एज पर बायर्स पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं। तो कॉल में आप क्या करते हो, आप एक राइट खरीदते हो। मैं राइट खरीद रहा हूं कि मैं आपसे ये स्टॉक इस प्राइस पे खरीद सकता हूं, मतलब कि ये आपके पास एक राइट है टू बाय द इंस्ट्रूमेंट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको निभाना है, आपके पास एक राइट है। अब क्या है, बाइंग कॉल। मान लो कोई स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है, आपने उसे 5 रुपए का प्रीमियम दिया और आपने उससे कहा कि यार मैं ये स्टॉक ना तुमसे 120 रुपए का ले लूंगा, बस। अब ये आप करोगे कब, वो तो
अब आप दिमाग लगाओ कि यार आप 120 पे कब खरीदोगे, जब मार्केट में स्टॉक 120 से ऊपर चल रहा होगा ना। मान लो 120 की जगह 110 का चल रहा होगा मार्केट में स्टॉक, तब थोड़ी आप 120 का बाय करोगे जाके, तब तो आप मार्केट से 110 खरीद लोगे। लेकिन अगर स्टॉक वो चल रहा होगा 130, 140 या 120 से कितना भी ऊपर, तब जाके आप कहोगे कि भाई मेरे पे राइट था, मैंने तेरे को 5 रुपए दिए थे, तूने मेरे से वादा करा था कि मैं तेरे से 120 रुपए का स्टॉक ले लूंगा, तब आप जाके वो चीज बाय करोगे। अब हम समझते हैं पुट। देखो ये कॉल है, तो पुट में क्या करते हो, पुट में आप राइट टू सेल करते हो कि आप किसी जाके वादा कर रहे हो कि भाई मैं तेरे को ये स्टॉक इतने का बेचूंगा। तो लेट्स से एग्जांपल क्या है कि अभी कोई मान लो स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है, आपने उसको 5 रुपए दिए और उससे क्या वादा लिया कि भाई ये मैं स्टॉक तेरे को 90 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये कब करोगे, जब वो स्टॉक असल में कितने का चल रहा होगा, 70-80 का, 90 रुपए से कम चल रहा होगा, तभी तो आप उसे बेचोगे। मान लो अगर वो 100 रुपए का चल रहा होगा स्टॉक, तो आप उसे 90 रुपए में थोड़ी बेचोगे, आपके पास तो राइट है ना, ऑब्लिगेशन थोड़ी है। लेकिन वो अगर आपके पास स्टॉक चल रहा होगा 70 रुपए का, तो क्या करोगे, आप बाजार में जाओगे 70 रुपए का स्टॉक खरीदोगे और मेरे पास आओगे, भाई 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 अब मैंने तेरे को 5 रुपए दिए थे, मैंने तेरे से एक वादा लिया था कि ये स्टॉक में तेरे को 90 रुपए का बेचूंगा, अब मेरे से खरीद 90 रुपए का, मोटा मोटा मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट बन गया। कॉल और पुट, तो कॉल में क्या करते हो, आप एक राइट बाय, आप खरीदने का राइट खरीदते हो, मतलब कि मैं ये तेरे से स्टॉक खरीद लूंगा, बाय कर लूंगा। और पुट में क्या होगा कि मैं तेरे को स्टॉक बेचूंगा, मैं तेरे को स्टॉक इतना बेचूंगा। अब सिंपल सी चीज, इस चीज को याद करो कि कॉल का मतलब कि मेरा हक है बाय करने का, और पुट का मतलब सेल करने का, कि मैं तेरे को ये स्टॉक इतने पे बेचूंगा, और कॉल का मतलब मैं तेरे से ये स्टॉक इतने पे खरीदूंगा। सिंपल, इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं है। कॉल का मतलब कि मैं तेरे से स्टॉक इतने पे खरीदूंगा, और पुट का मतलब मैं तेरे से स्टॉक इतने पे बेचूंगा, बस। दिस इज एज सिंपल। अभी बायर के पर्सपेक्टिव से समझना, बाद में धीरे धीरे करके सब कुछ समझा दूंगा। इतना समझो पहले, इतना नॉलेज करो, इतना इतना अंडरस्टैंड भी कर लिया ना, तब भी तुम्हारी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब समझो क्यों बिग प्लेयर डेरिवेटिव यूज करते हैं। उनकी मेनली ना 4 तरीके होते हैं। एक तो हैजिंग के लिए, सबसे बेसिकली इनका हैजिंग होता है। अब मैं देखो कितनी बढ़िया चीज बताता हूँ, इस चीज को समझो। क्या होता है कि FII है, ठीक है, उनकी बहुत सारी पोजीशन होती है इक्विटी के अंदर। ये तुम्हें पता होगा कि वो इक्विटी में बहुत सारा पैसा ला के रखते हैं। अब उन्होंने डर लेगा कि यार कल को मार्केट में कुछ हो जाए, मोदी जी ने कुछ कर दिया तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो इंडेक्स शॉर्ट करके बेचते हैं। सेम DI करता है। DI क्या करता है, स्टॉक्स बहुत सारे होल्ड करता है, ठीक है, तो वो करेगा स्टॉक के फ्यूचर बेच देगा, उससे उन्हें क्या होगा, प्रीमियम भी मिल जाता है और उनका हेज भी हो जाता है। दूसरा क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, कि यार मैं ऑप्शंस, मुझे लग रहा है यार किसी रिलायंस की कल इवेंट है और उसका कोई न्यूज़ आने वाला है, मान लो उनके, मेरे पे रिलायंस बहुत सारे होल्ड है, कल को इवेंट है, रिलायंस की रिजल्ट आने वाला है, अब मुझे रिस्क मैनेज करना है, तो मैंने ऑप्शंस को बाय कर लिए, सेल कर दिए, तो वहां से रिस्क मैनेजमेंट हो गया। पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन, वो अपने पोर्टफोलियो का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लो आपका 1 करोड़ का निफ्टी बाय है, ठीक है, तो आपको डर है यार कि मार्केट कल को गिर सकता है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ साथ आप पुट बाय कर लोगे, तो आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो गया ना। अब कल अब कुछ भी हो जाए, मेरे पे तो पुट बाय है, तो मेरा बड़ा लॉस तो नहीं होगा ना। जनरेटिंग इनकम, ये एक ऐसी चीज है कि इसे हम कहते हैं रेंटल इनकम। बहुत सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ना इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि आप महीने का 1-2-3% भी विदाउट कुछ करे बना सकते हो। कि आपके पास अच्छी क्वांटिटी में पैसा है, कोई स्टॉक बाय कर रखा हो, उसको एज अ मॉर्गेज रख दो, FD का अमाउंट लगा दो, आप साथ साथ में महीने का 1% अलग से बना दोगे उस स्टॉक के ऊपर ही, मतलब वो स्टॉक जो मूव देगा देगा ही, अलग से आप 1% बना लोगे। तो हम कहते हैं जनरेटिंग इनकम, किस तरह से हम इनकम रोटेट करेंगे जो आपके पास सिंपल स्टॉक्स है। आज हमने समझा फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि लेवरेज कैसे काम करता है, कैसे फ्यूचर्स में मार्जिन यूज कराता है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ओपन इंटरेस्ट का, जो आपकी दुनिया हिला देगा कि किस तरह से, जब हम पहले समझते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, उसके बाद उसको हम वॉल्यूम से मैच करके लास्ट के एपिसोड में हम उसके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे वर्क करती हैं। हम समझेंगे लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, स्टॉक्स कैसे मूव कर रहा तो लॉन्ग बिल्डअप है, कैसे शॉर्ट बिल्डअप है। क्योंकि जो ये वर्ड्स है ना, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, जब तक आप इनको ग्रैब करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो आप न्यूज में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
आपको समझ में आना चाहिए कि यार आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने आज शॉर्ट कवर कर लिए, किसी ने लॉन्ग बिल्डअप कर रखा है बिटकॉइन में, न्यू लॉन्ग साइड हो गए, बिटकॉइन में जो शॉर्ट्स थे वो कवर हो गए। तो इन चीजों समझने के लिए पहले इन चीज का बेसिक अंडरस्टैंड करो। जिस दिन आप बेसिक समझ गए ना, उसके बाद आप ब्लॉक बाय ब्लॉक खुद से स्ट्रेटेजीज बनाते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार कि इसका अगर मार्केट में किसी ने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, मतलब ये मान लो किसी ने बहुत सारे पोजीशन लिए मार्केट में गिराने के लिए, अब वो पोजीशन से एग्जिट ले रहा है तो मुंह बड़ा आ सकता है ना। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि यार ये शॉर्ट बिल्डअप कब होता है, उसको कैसे मार्केट में देखें, इसका मतलब क्या होता है, इससे कैसे खेलें। जब आप ये समझोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मार्केट से पैसा ना कमाओ। अगर तुम सही में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना, इस चीज को प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मिस मत करना। बिकॉज आफ्टर एंडिंग दिस सीरीज यू विल हैव द ह्यूज नॉलेज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो एक्चुअली में वर्क करती है। देखो ये वो नहीं है कि यार तुम आज 10 गुना कैपिटल बना लोगे, महीने में डबल कर लोगे या 21 दिन में पैसा डबल कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक जो जेन्युइनली पैसा कमाया जाता है ना फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट के, क्या रहता है ना, हम लोग महीने में 5 से 10% का सोचते हैं। 5 से 10% का मतलब समझ रहे हो कि अगर आप एक साल में 5 लाख से स्टार्ट करो और आप महीने का सिर्फ 5 से 10% कमा रहे हो, तो आप 5 लाख को 5 साल में 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो विद एन ईज। क्यों? 5 लाख का आपने मान लो, अगर आप महीने का 5 से 10% कमा रहे हो, कंपाउंडिंग के साथ आप साल में इजीली 100% निकाल लोगे। 100% निकालने का मतलब है दूसरे साल 10 लाख, उससे दूसरे साल 20 लाख, 20 लाख का 40, 40 का 80, 80 का 60, तो लगभग 5 साल के अंदर आप 1 CR 5 लाख का बना सकते हो। ये और कोई बिजनेस नहीं दे सकता, ये सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस ही दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो एसेंस है। और सब में क्या है ना कि यार 100 पिप्स यूज कर लो, वो कर लो, उसके अंदर दिमाग नहीं लग रहा, उसके अंदर तो यार आप सिंपल खेले जा रहे हो, सिट्टे लगा रहे हो। उनका क्या रहता है कि यार उनके पास इतना पैसा है ना, उसको उनको अकाउंट ग्रो नहीं करना, उनको सिर्फ दिखा के बेचना है। आपको आपका पैसा है, आपको खुद अकाउंट ग्रो करना है। तो समझो चीजों को, जब तक समझोगे नहीं तब तक बड़ा गेम कभी बना ही नहीं सकते, तब तक बड़ा गेम से पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर कुछ ना समझ में प्लीज कमेंट करना, आई विल मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो फॉर दैट। हमारा सिर्फ यही गोल है कि पहले हमें फ्यूचर ऑप्शन समझने हैं, उसके बाद हमें स्ट्रेटजीज समझनी है, उसके बाद हमें स्ट्रेटजीज बनाना भी समझना है, तब जाके हम कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा कमाएंगे। और भाई मैंने कमाया है, तुम भी कमा लोगे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आंख का दरिया और ठहर के जाना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।